अच्छा जी, अब ये बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक कॉन्सेप्ट है इसमें, सवाल निकालने वाले साथ, इंपेयरमेंट का, उसके लिए निकालें पेज 1047, क्वेश्चन नंबर 3। ऑन यकम जनवरी 2001 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च, एक एंटिटी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया ऑन अ प्रोजेक्ट। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलोस। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड ये हैं। अच्छा, शुरू किस दिन की है रिसर्च एंड डेवलपमेंट? दोनों इकट्ठी शुरू कर दी, खैर है, चले। शुरू किस दिन की है? यकम जनवरी 2001। यानी 2001 में कब शुरू की? साल के पहले दिन। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलोस। 2001 में कितना खर्चा किया? 120 मिलियन। और 2002 में कितना खर्चा किया? 100 मिलियन। दो हजार एक, 2002, इस साल 120 मिलियन का खर्चा किया और इस साल 100 मिलियन। ऑन यकम सितंबर 2001 रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज मेट। इस दिन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो गया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने चलता रहा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने अच्छी डेवलपमेंट चलती रही। रिकवरेबल अमाउंट्स आ रही हैं, मिटा दो भाई व्हाइट बोर्ड पे। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर 2001 एंड दो अज्यूमिंग दैट प्रोजेक्ट इज येट नॉट कंप्लीट ऑन 31 दिसंबर 2002। एज्यूम करें कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है 31 दिसंबर 2002 को। अब बता दें भाई, वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है 31 दिसंबर 2002 को, अब हम क्या करें? अस्सलाम वालेकुम भाई, ये ना मुझे भेज दो अब बाकी भी, ऑनलाइन टेक्स्ट और फिजिकल और ऑनलाइन सीआर जी। ऑन यकम सितंबर 2001, वो लगा हुआ है उसमें, देखो। ऑन यकम सितंबर 2001, यकम सितंबर 2001 को रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल वाज मैट। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग प्रोजेक्ट इज येट नॉट कंप्लीट ऑन 31 दिसंबर। कहते हैं एज्यूम करो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो बताएं लेकिन चल क्या रहा है फिर भी? अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो चल क्या रहा है? कौन सी वाली डेवलपमेंट चल रही है? अच्छी वाली डेवलपमेंट चल रही है। कौन सी वाली डेवलपमेंट चल रही है? अच्छी वाली। और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अब मुझे बताएं, पहले साल के खर्चों को तकसीम करना पड़ेगा या दूसरे साल के खर्चों को तकसीम करना पड़ेगा? पहले साल के। प्रोजेक्ट एंड तो हुआ कोई नहीं, लैब बंद हुई नहीं, तो एमोर्टाइजेशन वाला चक्कर ही नहीं। पहले साल के खर्चों को तकसीम करना पड़ेगा। पहले साल में कितना जाएगा एक्सपेंस में और कितना कैपिटलाइज होगा? 120 डिवाइडेड बाय, यहां क्यों डिवाइड बाय 12 है? क्योंकि पूरा साल लैब खुली रही। डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये तरह यकम सितंबर, कुछ लोग गलती से 9 समझ लेते हैं। यकम सितंबर का मतलब होता है कि सितंबर से पहले पहले, सितंबर तो नवंबर दिसंबर तो 4 महीने बनते हैं। चलें जी, 90 कैमरा। ओके, साल बताएं। 2000
जी बताएं। एक्सेलेंट, एक्सपेंस और इन टेंजिबल। ठीक है, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस वैसे ही लिख लें क्योंकि मुकम्मल तो हुआ ही नहीं ना, दोनों सालों में किसी एक साल भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो ठीक है एंट्रीज में भी लिखते जाएं वर्क इन प्रोग्रेस। जी टोटल खर्चा कितना हुआ 2001 में? 120। 120 को डिवाइड करेंगे हम 12 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। जी और कैश हमारी जेब से गया 120। नेक्स्ट, अच्छा मोहतरम, अब जब रिकवरेबल अमाउंट दे देना तो हमने कहा था कि जब भी ये ऐसे इंटेंजिबल्स होंगे जो कि वर्क इन प्रोग्रेस हैं तो इनको हम मस्ट हर साल किससे गुजारेंगे? इम्पेयरमेंट टेस्ट से। अब मैं इनको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने लगा हूं, तो इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 90। अच्छा, अब इसकी बुक वैल्यू 120 नहीं है, इसकी बुक वैल्यू है 40। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट ज़बानी भी कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता चल गया मेरा एसेट इम्पेयर नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने वर्किंग शो करनी है तो ठीक है, कर दीजिएगा। इम्पेयरमेंट टेस्ट 2001, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? द कैरिंग अमाउंट अपीयरिंग इन बुक्स इज 40। व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? सो जीरो इम्पेयरमेंट। कोई पॉजिटिव नेगेटिव डालने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बताएं 40 वाली चीज को 90 पे लेके जाने। नहीं, कोई इम्पेयर नहीं हुई। आप लोगों ने पेपर में करना तो कुछ नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूं नो इम्पेयरमेंट लॉस, सो नो जर्नल एंट्री। अब कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी। अब कौन सा साल शुरू होगा? 2002। दो हजार दो में खर्चा कितना हुआ? सारा का सारा ही कैपिटलाइज होगा। कितना? रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई है? लेकिन कैरिंग अमाउंट अब सो नहीं है, कैरिंग अमाउंट होती है एज ऑन। फॉर द ईयर नहीं होती, कैरिंग अमाउंट होती है एज ऑन। एज ऑन का मतलब है पिछले साल वाली भी डालें बीच में। ओके, वर्किंग टू इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑन 2002। 3 तो बहुत लंबी जंप होगी। 2002। अच्छा जी, कैरिंग अमाउंट ब्रॉट डाउन 40, एडिशंस रिकवरेबल अमाउंट। अभिषेक ब्रैकेट लगानी है लगा दे, नहीं लगानी ना लगाए, कोई मसला नहीं। 30 का इम्पेयरमेंट लॉस। 140 वाली चीज को हमने किस पे लेके जाना है? 110 पे। जी बोलें। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट
नहीं सर, इतनी लंबी हेक्टिक एक्सरसाइज करवाने की ज़रूरत नहीं। मैं एक बस रफ आइडिया चाह रहा था कि इसमें कितना गैप है और उसकी रीज़न क्या है। मैं इतनी इतनी डिटेल एक्सरसाइज तो ना करवाएं। ओके चलें, P&L बैलेंस शीट बनाई। जी एक्सपेंस और कोई 2001 में, 2002 में जी जी बैलेंस शीट इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस पहले साल 40 माइनस 0। व्हाट इज 0? इम्पेयरमेंट लॉस। जिससे कॉस्ट माइनस अकम्युलेटिव होती थी ना, कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन। व्हाट इज कॉस्ट निकली हुई है वर्किंग 2 में? 140। What is accumulated depreciation या amortization? 0. What is accumulated impairment loss? 30. So what is book value? 110. Okay. अब इधर आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक लाइसेंस है, उसकी कॉस्ट है 200 और उसकी लीगल लाइफ है 10 years और उसकी यूजफुल लाइफ है 12 years। हमने इसकी क्या निकालनी है? अमोर्टाइजेशन। अच्छा, लाइसेंस गवर्नमेंट ने मुझे कितने अरसे के लिए दिया है? मेरे ख्याल से ये लाइसेंस फायदा कितना अरसा दे सकता है? मिसाल के तौर पे हमने कोई फिशिंग लाइसेंस लिया है तो फिश उस पानी में हमारा ख्याल है 12 साल तक तो आती रहेंगी।
जब तक इंडिया ने पानी ना रोक लिया, 12 साल तक तो आती रहेंगी। और अगर जो है वो लीगल लाइफ की बात करो तो गवर्नमेंट ने क्या 10 साल ये लाइसेंस इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये नया रूल आज सुने, कल भी आपको हल्का सा बताया था कि अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ, विच एवर इज shorter. So what is legal life? What is useful life? So the shorter is so calculate amortization. What is the cost? So rupees 20 is the amortization for the year. Okay. Question 5. एक कंपनी ने एक परचेज किया लाइसेंस फॉर 6 years फॉर 30 million। 6 साल के लिए आपने लाइसेंस पे किया 30 million का। इट इज रिन्यूएबल फॉर फर्दर 4 years। ये कितने सालों के लिए रिन्यूएबल है? फॉर फर्दर 4 years। कैलकुलेट द लीगल लाइफ एज्यूमिंग एट एंड ऑफ 6 year इट कैन बी रिन्यूड। अच्छा मुझे ये बताएं, आप स्विमिंग करने गए तो उसने ये कहा कि 1 घंटे के जो है वो हम आपसे 1000 रुपया लेंगे, ठीक है, 1 घंटे के आपसे 1000 रुपया लेंगे स्विमिंग के। लेकिन अगर आप जो है वो 1 घंटा और स्विमिंग करना चाहो तो फिर हम आपसे 20 रुपये ले लेंगे अगले 1 घंटे के। अब आप घर वालों को फोन करके क्या बताएंगे? अगर आप स्विमिंग के शौकीन हैं, घर वालों को फोन करके क्या बताएंगे? मैम कितनी देर में आ रहे हैं? 2 घंटे में। क्यों? क्योंकि आपको एक ऑफर मिली है जो बहुत ही कम प्राइस पे है, जो बहुत ही 1000 रुपए दे के आप 1 घंटा एंजॉय कर रहे हैं और 20 रुपए दे के आप अगला 1 घंटा एंजॉय कर रहे हैं। तो रिन्यूअल किसके ऊपर है? मिनिमल कॉस्ट पे, 20 रुपए पे। रिन्यूअल किसके ऊपर है? मिनिमल कॉस्ट। घुड़सवारी करने जा रहे हैं आप, घुड़सवारी करने जा रहे हैं। अब उसने कहा भाई एक दफा घोड़े की राइड जो है वो हम आपको 500 रुपए में देंगे, और फिर आपने अगर दूसरी दफा राइड लेनी हो तो फिर हम आपको 10 रुपए में देंगे। अब आप क्या सोचेंगे कि मैं दूसरी दफा भी राइड ले लूंगा, क्योंकि 500 के मुकाबले में 10 रुपए मिनिमल है, 500 के मुकाबले में 10 रुपए मिनिमल है। ओके। सिमिलरली लाइसेंसेस के केस में गवर्नमेंट गिव्स अस समटाइम्स रिन्यूअल ऑप्शंस। गवर्नमेंट हमें रिन्यूअल ऑप्शंस देती है। A company purchased a license for 6 years. कंपनी ने लाइसेंस परचेज किया 6 years के लिए फॉर 30 million। 30 million के लिए में लाइसेंस परचेज किया। इट इज रिन्यूएबल। अच्छा ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? ओरिजिनल कॉस्ट 30। स्विमिंग में पहली देर कितनी देर हम रह सकते थे? 1 घंटा। 1 घंटे के कितने रुपए थे? 1000 रुपए। उसके बाद और कितना रह सकते थे? 1 घंटा। उस 1 घंटे के कितने थे? 20 रुपए। 4 फिगर्स थी ना। पहला घंटा 8 से 9 1000 रुपया, अगला घंटा 9 से 10 20 रुपए। 4 फिगर्स होगी ना। 4 फिगर्स ढूंढनी है आप लोगों ने। अ कंपनी परचेज लाइसेंस फॉर 6 years। पहली दफा लाइसेंस कितने अरसे के लिए खरीदा? 6 साल के लिए। कितने में? 30 million। इट इज रिन्यूएबल फॉर फर्दर। अगली दफा कितने सालों के लिए रिन्यू हो सकता है? आपने इसकी लीगल लाइफ निकालनी है, अमोर्टाइजेशन ही निकालनी। आपने इसकी क्या निकालनी है? Assuming at end of 6 year it can be renewed at heavy cost 14 as compared to 30 is not minimal। स्टैंडर्ड में 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। एक लफ्ज हुआ है मिनिमल और उसका स्टैंडर्ड में तो एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि मिनिमल, ना होने के बराबर, इनसिग्निफिकेंट। तो हमने क्या देखना है? ये सिग्निफिकेंट है या नॉट सिग्निफिकेंट है?
यस, तो इट इज सिग्निफिकेंट कॉस्ट, इट इज नॉट मिनिमल। मिनिमल होती है ना होने के बराबर, क्या ये ना होने के बराबर मिनिमल है? मिनिमल है, मिनिमल है, बहुत कम है। नो, नॉट, इट इज नॉट, ऐसा नहीं है। मिनिमल नहीं है, बोले मिनिमल है या मिनिमल नहीं है। अब मेरे ख्याल से आप शुरू से ही जहन में रखें कि मैंने एसेट को कितना अर्सा इस्तेमाल करना है, 6 साल। 4 साल इग्नोर कर दें, क्यों? जब वक्त आएगा तो तब देखा जाएगा कि मैंने रिन्यू करवाने या अभी से क्या एज्यूम कर लें कि मैंने रिन्यू। अच्छा, अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन हो कि आई विल मस्ट रिन्यू आफ्टर 6 years, एक बात याद रखिएगा, इसमें मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं देखनी, इसमें आपने स्टैंडर्ड का रूल लगाना है। स्टैंडर्ड का रूल क्या कहता है? स्टैंडर्ड बस एक काम कह रहा है, इन दोनों के दरमियान वर्सेस 14 इन द फ्रंट ऑफ 30। 14 उधर से 30 बंदे लड़ने के लिए, इधर से 14 बंदे लड़ने के लिए। 14 बंदे भी 30 को टफ टाइम देंगे, 14 बंदे 30 को टफ टाइम देंगे, क्योंकि ये मिनिमल नहीं है। मैंने इंग्लिश में लिखा है नॉट मिनिमल, ये मिनिमल। लेकिन अगर इधर से 30 बंदे आए होते और उधर से एक बंदा होता तो फिर शायद मैं कह देता कि ये मिनिमल है। एक बंदे ने क्या टफ टाइम देने 30 को, 30 में से 2-4 बढ़ के उसको ऐसा टफ टाइम देंगे कि बस डन। तो अच्छा, कुछ बच्चे ना कंपेयर करते हैं 6 और 4 years को। प्लीज नेवर, वी विल नेवर कंपेयर 6 and 4 years, वी विल ऑलवेज कंपेयर। अच्छा, वैसे स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा लॉजिकल होता ना, तो फिर पता क्या होना चाहिए था मेरे ख्याल से? 30 डिवाइडेड बाय 6 एक फैक्टर निकलना चाहिए था, और 14 डिवाइड बाय 4 एक फैक्टर निकलना चाहिए था। फिर पर ईयर दोनों का मुकाबला लगाते। वो ये स्ट्रक्चर नहीं है स्टैंडर्ड में, इस तरह नहीं सोचना कभी। यू विल नेवर कंपेयर द ईयर्स कि ये 6 साल के लिए, 4 साल के लिए, ये 6 साल के लिए, वो 2 साल के लिए। वह रिन्यूअल होती है। यू विल ऑलवेज कंपेयर फिगर्स, यू विल ऑलवेज कंपेयर फिगर इन रुपीज, यू विल नॉट कंपेयर ईयर्स। सो बताएं, पहली दफा मैंने स्विमिंग कितनी देर के लिए करनी थी, ये मेरा सवाल नहीं हुआ करेगा। पहली दफा मैंने स्विमिंग कितने रुपए में करनी थी? 1000 रुपया। फिर अगली दफा स्विमिंग कितने रुपए में करनी थी? 20 रुपए। इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं रिन्यू करवा लूंगा, क्योंकि जहरी बात है 20 रुपए में मिल रही है, फिर तो मजे हैं। और इधर मैंने क्या करना है? पहली दफा लाइसेंस 6 साल के लिए कितने अरसे के लिए खरीदना है? 30 मिलियन। तो 6 साल बनेंगे 2001, 2, 3, 4, 5, 6। 2006 तक मैं 30 मिलियन दूंगा, और 7, 8, 9, 10 में भी अगर लाइसेंस इस्तेमाल करना हुआ तो 14 मिलियन दूंगा। मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं वक्त आएगा फिर देखी जाएगी। फिलहाल मैं अज्यूम करूंगा मैंने इसको सिर्फ 6 साल के लिए इस्तेमाल करने। सो टेल मी द लीगल लाइफ इन ऑप्शन नंबर 1। पेपर में इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं आपके समझने के लिए इस तरह भी लिख सकता हूं। 6 में 4 डालूं या ना डालूं? बोले जल्दी, 6 में 4 डालें या ना डालें? क्योंकि रिन्यूअल महंगी है। अब वक्त बताएगा मैं कराऊंगा या नहीं करवाऊंगा। एयरलाइन वाले कहते हैं ये टिकट ले लो, अगली दफा जाना हो तो टिकट इतने की। आपको यार ये तो 1 लाख की टिकट अभी दे रहे हो तुम, 70,000 की बाद में दोगे, वो जोड़ो जो देखी जाएगी, 1 लाख में 70,000। लेकिन अगर एयरलाइन में कहें ये टिकट लाख रुपए की ले लो, अगली 500 रुपए की ले लेना, तो मैं ना चाहते हुए भी दूसरी दफा भी उस मुल्क का चक्कर लगाऊंगा। चल यार 500 रुपये में चले। तो रिन्यूअल सिर्फ कब देखी जाती है लाइफ निकालते हुए? जब वो सस्ती हो। रिन्यूअल कब देखी जाती है? जब वो अच्छी ऑफर हो, सस्ती हो। ओके, ऑप्शन 2 लीगल लाइफ। अच्छा जी, आप बताएं 6 साल के लिए मैंने कितने रुपए दिए? 30 मिलियन। 6 साल के लिए कितने रुपए दिए? 30 मिलियन। और 4 साल के लिए कितने रुपए दिए मैंने?
1 मिलियन। 4 साल के लिए कितने रुपए दिए? 1 मिलियन। अब मुझे बताएं, अगर मैंने 30 मिलियन दिए 6 साल के लिए और 4 सालों के लिए सिर्फ 1 मिलियन देना पड़ा है, तो 1 30 के मुकाबले में होने के बराबर है या ना होने के बराबर है? तो ये क्या हो गया? मिनिमम। $30 मिलियन और 1 मिलियन, 3 करोड़ के मुकाबले में 10 लाख ना होने के बराबर है। अच्छा, मैनेजमेंट की टेंशन हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनेजमेंट की टेंशन आपने यहाँ पे देखनी नहीं। हाँ नहीं मिनिमम बस स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। बस वो मैनेजमेंट की टेंशन भी बदल जाती होती है। वो जब ऑफर करीब आती है ना, दिल निकलने लग जाता है, यार ट्राई कर ही लो यार। इसलिए इस स्टैंडर्ड में ये कॉन्सेप्ट लगाते हुए आपने मैनेजमेंट की टेंशन नहीं देखनी, आपने सिर्फ कॉस्ट को कंपेयर करना है। सो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? व्हाट इज द रिन्यूअल कॉस्ट? 1 मिलियन। ओके, व्हाट इज दिस नाउ? 6 में 4 डालें ना डालें? डाल दें। So alhamdulillah, the legal life is 10 years. But the story is a bit different. What we are supposed to do in paper, हमें पेपर में 3 लाइफ्स दी होंगी। ओरिजिनल लाइफ भी दी होगी 6 साल, और रिन्यूअल भी दी होगी 4 साल, और एक और लाइफ दी होगी, वो होगी यूजफुल लाइफ। वो होगी यूजफुल लाइफ। ये तीनों लाइफ्स गिवन होंगी। इन तीनों लाइफ से हमने खेलना होगा। ये तीनों लाइफ से हमने खेलना होगा। स्विमिंग पूल वाले एग्जांपल के अंदर 1 घंटे आपकी जो है ओरिजिनल लाइफ है, रिन्यूअल है 1 घंटे के लिए, लेकिन आपकी क्लास है 1.5 घंटे बाद। सो लीगली बाय पेइंग द मनी यू कैन एंजॉय द बेनिफिट फॉर 2 आवर्स, बट आपकी क्लास है 1.5 घंटे बाद, तो यूजफुल लाइफ विल बी 1.5 आवर्स। यू विल यूज द स्विमिंग पूल फॉर ओनली 1.5 आवर्स। अब 1.5 आवर्स के लिए यूज करेंगे, बल्कि वो भी 5 मिनट पहले छोड़ के निकल जाएंगे, चलो यार नहाना चाहने उसके बाद जाएं, क्लास के अंदर बैठे। तो लीगल लाइफ इज व्हाट दे आर ऑफरिंग एंड यूजफुल लाइफ इज व्हाट आई इंटेंड। मुझे क्या लग रहा है? और अगर कई दफा यूजफुल लाइफ नहीं दी होती, तो पेपर में कई दफा दिया होता है कि इस इंटेंजिबल से इतना अरसा फायदा उठा सकते हैं आप, तो उसको भी यूजफुल लाइफ ही समझेंगे। वो असल में यूजफुल लाइफ नहीं होती, वो इकोनॉमिक लाइफ होती है। इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ में ये फर्क होता है। इकोनॉमिक लाइफ होती है ये एसेट कितना अरसा जिंदा रह सकता है, यूजफुल लाइफ होती है हमारा क्या इरादा है, कितना अरसा इसको जिंदा रखना है। तो अब गवर्नमेंट ने आपको टीवी लाइसेंस दिया कि आपको पाकिस्तान में, वो कौन सी बॉडी है जिससे टीवी का लाइसेंस मिलेगा? पीटीवी से तो नहीं मिलेगा ना, वो पेमरा है। पेमरा किसको देखती है? चलो जो भी है अथॉरिटी है, चलो आईके वालों ने आपको जो है वो सीए के फॉर्म चलाने का लाइसेंस देना है, तो आईके वालों ने कहा लाइसेंस ले लें आप 5 साल के लिए और रिन्यू करवा लीजिएगा 5 साल के लिए। आप कहें जी नहीं मेरा तो 7 साल के बाद बाहर शिफ्ट होने का प्रोग्राम है। तो अब 3 लाइफ्स आ गई। ओरिजिनल आपने लाइसेंस कितने अरसे के लिए खरीदा? 5 साल के लिए। रिन्यू कितने अरसे के लिए करवाएंगे? 5 साल। उनका रूल है 5 साल से कम के लिए रिन्यू नहीं होता। रिन्यू कितने अरसे के लिए करवाएंगे? 5 साल के लिए। लेकिन आप कितने अरसा उसको इस्तेमाल करेंगे? 7 साल, क्योंकि आपका प्रोग्राम है कि आपने 7 साल बाद बाहर चले जाना है। तो इसलिए सवाल में आप कितनी लाइफ्स गिवन हुआ करेंगी? 3, एक ओरिजिनल, एक रिन्यूअल। और अब करना क्या होगा? जितने अरसे के लिए आपने लाइसेंस खरीदा, वो ओरिजिनल लाइफ होगी। इसमें रिन्यूअल डालनी है नहीं डालनी है, ये कैसे डिसाइड हुआ करेगा? बस ये एक कब डालना है कब नहीं डालना ये बता दें, वरना ये और ये तो पेपर में गिवन नहीं होंगी कि आपने ओरिजिनल इतने साल के लिए खरीदे और आपका इरादा है इतने साल इस्तेमाल करने का, ये और ये तो गिवन नहीं होगा। ये कब डाला करेंगे? इसमें जब रिन्यूअल, जब इस 1 घंटे की कॉस्ट और इस 1 घंटे की कॉस्ट को कंपेयर करेंगे और ये इसके मुकाबले में ना होने के बराबर, और उसके बाद ये निकाल लिया करेंगे, फिर इसको कंपेयर किया करेंगे इसके साथ। ट्राई करेंगे, ये अब
मेन एग्जाम लेवल का सवाल आया। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन यकम जनवरी 2015, यकम जनवरी 2015 को एक एंटिटी है, एक घंटे के लिए स्विमिंग, एक घंटे के लिए आपने जो है वो रिन्यूअल करा सकते हैं, और 1.5 घंटे के बाद अम्मी ने कॉल कर दी, फिर तो 1.5 घंटे में घर में वापस आओ, तो फिर 1.5 घंटे उसको इस्तेमाल करेंगे ना, फिर 2 घंटे का क्या फायदा। लेकिन 1 घंटे के लिए खरीदेंगे जरूर अगले 20 रुपए देके, क्योंकि वो लोग तो 1 घंटे की ऑफर ही कर रहे हैं। और यकम जनवरी 2015 एन एंटिटी बॉट अ लाइसेंस फॉर 10 years। ये कौन सा है, ये पहले वाला 1 घंटा है स्विमिंग पूल का, या अगले वाला 1 घंटा है, या मेरा प्रोग्राम है 1.5 घंटे का? ये पहले वाला है भाई, बॉट फॉर 10 years। ये तो हमने गवर्नमेंट से जाके 10 सालों के लिए खरीदे, तो ये वाले 10 साल है, ये जो एक वाला, ये वाले 10 साल आई बॉट फॉर 10 years। इसको कहते हैं ओरिजिनल लीगल लाइफ, ओरिजिनल लीगल लाइफ। डिटेल्स आर एस फॉलोस। दस साल के लिए कितने पैसे दिए? 500 रुपए। एक्सपेक्टेड क्या है कि ये कितना अरसा हमें फायदा देके जाएगा? 13 साल। ये इंटेंजिबल हमें 13 साल फायदा देके जाएगा। रिन्यूअल कितने, यूजफुल लाइफ रिन्यूअल कितने में होगी? 80 में। लाइसेंस कैन बी रिन्यूड फॉर 5 years। अब वो मैं जो आपको कह रहा था, अब सवालों में 3 लाइफ्स गिवन होंगी, ये 40 भी, ये 13 भी, और ये 5 भी। अब पहला 1 घंटा स्विमिंग पूल का ये है, अगला 1 घंटा की तरह की ये फिगर थी, और मैंने 1.5 घंटा इस्तेमाल करने टाइप की ये फिगर थी जी। अब लीगल लाइफ, यूजफुल लाइफ। अभी ना मुझे ये लिखने दें इस तरह, 10 जमा 5 इज इक्वल टू, नहीं, इस तरह हम लिख लिया करेंगे। अब हमने टिक करने 5 को या क्रॉस करने 5 को, ये हमारा सवाल हुआ करेगा। मेरा मशवरा है कि इस तरह पेपर में लिख लिया करें, फिर बाद में 5 को क्रॉस कर दिया करें या 5 को टिक कर दिया करें। 10 की कॉस्ट बताएं और 5 की कॉस्ट बताएं। 10 की 500 और 5 साल की, भाई ये मिनिमल होता है ना होने के बराबर, ये फिर भी होने के बराबर है। मिनिमल असल में 1-2% नहीं है, 1-2% होता है 5 रुपए 6 रुपए 500 के मुकाबले में, तो मिनिमल असल में होता है ना होने के बराबर। ये फिर भी ना होने के बराबर बिल्कुल ही बहुत थोड़ी होती है। कुछ लोगों को ये कम लग रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं मिनिमल ना होने के बराबर, जिसको आप टोटली इग्नोर कर सकते हो। ये हाँ नहीं 80 रुपए फिर भी कुछ है, तो इसलिए प्लीज धोखा नहीं खाना। बहुत कम फिगर हुआ करेगी, बहुत कम फिगर हुआ करेगी। नहीं है ना, नहीं है, परसेंटेज नहीं है, अब क्या करें, स्टैंडर्ड में नहीं है। आई कैप जब भी देते हैं ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस डाल के देते हैं, बहुत ही कम, ना होने के बराबर प्राइस होती है। 1-2% अब कह नहीं सकते ना, क्या करें अब हम। आप बता दें ये बहुत ही कम है, मिनिमल तो नहीं है, मिनिमल तो नहीं है, तो अब ये चीज फिर ये नॉट मिनिमल है, तो सस्ता रिन्यू नहीं हो रहा, बस ये बोले सस्ता रिन्यू, तो इस तरह करें। अब डिसाइड क्या हो गया कि रिन्यूअल के टाइम पे देखेंगे क्या करना है। फिलहाल तो लीगल लाइफ कितने साल ले लें? 10 साल। चलें जी, लाइसेंस बी। लाइसेंस बी,
करें जी खुद ही। अच्छा जी, लीगल लाइफ बताएं, ओरिजिनल कितनी है? 10 years। और रिन्यूअल? वो तो एक ही डेट है ना सारे सवाल के लिए। मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है कि जब तक ये फायदा देता रहेगा इंटेंजिबल, हम इससे फायदा लेते रहेंगे, ये और ये कई साल फायदा देगा। माना कि मैंने आपको कल बताया था कि इनडेफिनेट वालों को अमोर्टाइज नहीं करना, लेकिन भाई लीगल लाइफ से भी तो कंपेयर करना होता है ना। ये तो नहीं खाली देखना कि यूजफुल लाइफ इनडेफिनेट है, अगर लीगल लाइफ इसकी ना दी होती तो फिर तो इनडेफिनेट ही होती। अच्छा, फिलहाल मुझे बता दें कि लीगल लाइफ क्या डिसाइड हुई है? इनडेफिनेट। लीगल लाइफ सॉरी यूजफुल लाइफ मादरत, यूजफुल लाइफ इनडेफिनेट हुई है डिसाइड। लीगल लाइफ अब 120 560 के मुकाबले में मिनिमल नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो मिनिमल नहीं है तो फिर वक्त आने पे देखी जाएगा, फिलहाल तो इस 5 को क्रॉस कर। जी बोलें। 10। सो शॉर्टर को हाईलाइट करते हैं साथ साथ। शॉर्टर के 10 या लोअर? आगे चलें। लाइसेंस सी। So what is the legal life? 10 plus 5 और यूजफुल 7। 300 के मुकाबले में ना होने के बराबर है, मिनिमल है, बहुत सस्ता है। सो डेट्स वाइज इसको टिक करें। सो टोटल सो इज लो। नहीं भाई ये समझ नहीं आई, ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं समझ आई। वॉइस नोट बना के भेजो, ये किस? आगे लाइसेंस दी। जी यूजफुल लाइफ, लीगल लाइफ, बट शुड आई कीप 5 और शुड आई क्रॉस 5? 2 180 के मुकाबले में ना होने के बराबर है, मिनिमल है, तो क्रॉस नहीं करना, इस 5 को टिक करना है। कितना हो गया? व्हाट इज लोअर? बट प्लीज मूव नेक्स्ट। amortization
लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10, 560 इधर। अच्छा ये एक बात सुने, बच्चे ये समझते हैं कि अगर हमने रिन्यूअल को इधर डाल दिया है तो फिर रिन्यूअल की कॉस्ट भी लें, रिन्यूअल की कॉस्ट भी लें, ये 300 भी और ये 3। ना 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 ना, ये नहीं करना, रिन्यूअल की कॉस्ट नहीं लेनी, क्योंकि रिन्यूअल की कॉस्ट हो गई है या होगी 10 साल बाद। लेकिन अभी अंदाजा लगा लें कि आपने रिन्यू कराना या नहीं कराना बेस्ड ऑन मिनिमल। अंदाजा लगाना आपके हाथ में नहीं है। अगर कॉस्ट मिनिमल है, कॉस्ट को इग्नोर करें, प्लीज इग्नोर दिस 3। वो तो 3 किसी डिसीजन के लिए था यूज, 3 को यूज किया था फॉर टेकिंग डिसीजन, बट 3 इज नॉट यूज्ड इन कैलकुलेशन बिकॉज व्हाट इज द रियल कॉस्ट विच आई हैव इनकर्ड? 300 डिवाइडेड बाय जी, what is the cost divided by चलें जी आगे चलें। पास्ट पेपर क्वेश्चन 5 निकाल लें अब। मिल गया? पेज नंबर 1069, क्वेश्चन 5। Raisin International is planning to expand its line of products. The related information for the year ended 31 December 2011 is as follows. Research and development of a new product commenced on यकम जनवरी 2011। बिलाल को बुलाएं। On यकम अक्टूबर 2011 द इंटेंजिबल इज कमर्शियली लॉन्च्ड। बताएं जी डेवलपमेंट कितना से चलती रही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना से चलती रही? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कमर्शियली लॉन्च का क्या मतलब है? कमर्शियली लॉन्च का क्या मतलब है? रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया 6 मीट हो गया या फिर प्रोडक्ट आपने जो है वो मार्केट में लॉन्च कर दी। तो इसका मतलब है वो R&D डिपार्टमेंट बंद हो गया। पहले 3 क्लासों का होमवर्क देखा है ये 38 का। तो R&D डिपार्टमेंट क्या हो गया? बंद हो गया। It is estimated that product would have a useful life of 7 years। ये अंदाजा लगाया कि प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ कितनी है? 7 years। अच्छा जी, आप बताएं हमारा डेवलपमेंट का अरसा कितना है? 9 months। अच्छा, अब कितना अरसा रिसर्च चली, कितना अरसा डेवलपमेंट? नहीं बताया हुआ ना, नहीं बताया।
तो बस फिर क्या करें, रिसर्च को कहां डाल दें, एक्सपेंस में, और डेवलपमेंट को क्या करें, भाई डेवलपमेंट को फिर बाय डिफॉल्ट आप क्या एज्यूम करेंगे, अच्छी वाली डेवलपमेंट। तो इसे क्या कर दें, ट्रेनिंग को, ट्रायल रन कैपिटलाइज होती है, ट्रायल रन सैंपल बनाने की कॉस्ट ये कैपिटलाइज होती है। सवाल किसका है, थ्योरी का है या थ्योरी का? चलें लिखना शुरू करें। थ्योरी के सवाल में बेहतर है पहले जो है ना कैपिटलाइज करने वाली कॉस्ट लिख दिया करें, फिर एक्सपेंस वाले लिख दिया करें। न्यू प्रोडक्ट is an internally generated intangible, purchased intangible या internally generated, रिसर्च और डेवलपमेंट तो इंटरनली जनरेट पे होगा ना। न्यू प्रोडक्ट इज एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट बिकॉज, इंटेंजिबल क्यों है ये, बिकॉज हाँ इंटेंजिबल क्यों है ये मैंने अभी नहीं बताया था आपको, कल की क्लास में नहीं बताया मैंने आपको। बिकॉज इंटेंजिबल क्यों है, बिकॉज इट इज एन आइडेंटिफिएबल, नहीं वो फिर अगली बात है, वो मैं करता हूं। बिकॉज इट इज, मैं आपको बता दूं तीन बातें होती हैं इंटेंजिबल के लिए, एक ये आइडेंटिफिएबल होता है, और एक नो फिजिकल सब्सटेंस होता है इसका, और एक इसका जो है वो नॉन मॉनेटरी होता है, ये मनी नहीं होता, वो जो IAS 21 में चीज पड़ी है। सो इट इज इंटेंजिबल बिकॉज, अच्छा इस सवाल में ना ये बातें लिख के आनी जरूरी नहीं है क्योंकि ये बड़े थोड़े नंबर का है, तो वो अगर यही एडजस्टमेंट 6 नंबर की होती ना, खाली ये एडजस्टमेंट, तो फिर हम ये बातें लिख के आते। लेकिन अभी पहली क्लास है तो लिखें, कोई मसला नहीं, ये बात लिखें, ज्यादा लिखने में कोई मसला नहीं होता, वो गलत बात तो नहीं हमको लिख के आ रहे। इज एन इंटेंजिबल बिकॉज it is a non-monetary asset with no physical substance. It is a non-monetary asset with no physical substance and is identifiable. It is a non-monetary asset with no physical substance and is identifiable. अच्छा तीनों लफ्जों का मतलब समझे। नॉन मॉनेटरी क्यों है, मनी आइटम नहीं है, रिसीवेबल पेबल नहीं है, ये तो IAS 21 में बात हो गई थी, इंटेंजिबल्स PP इन्वेंटरी वगैरह नॉन मॉनेटरी है। फिजिकल सब्सटेंस क्यों नहीं है भाई, फिजिकल सब्सटेंस कुछ इंटेंजिबल्स का लोग कहते हैं है, जैसे सॉफ्टवेयर का लाइसेंस, तो उसकी CD नहीं, वो CD तो नहीं ना असल में फिजिकल सब्सटेंस, असल में तो CD के अंदर छुपा हुआ सॉफ्टवेयर है जिसको टच नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं फिशिंग लाइसेंस भी टचेबल है, नहीं भाई, फिशिंग लाइसेंस का जो सफा मिला है उसका फिजिकल सब्सटेंस है, लेकिन असल में उसके पैसे तो नहीं है, उस सफे के अंदर छुपे हुए राइट के पैसे हैं, उसको टच नहीं कर सकते। इसलिए याद रखिएगा इंटेंजिबल्स वो होते हैं जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। और तीसरी बात आइडेंटिफिएबल होने के लिए यह शर्त होती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन से जुदा हो सके, ऑर्गेनाइजेशन बेचे बगैर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से जुदा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन बेचे बगैर। ऐनक है आपकी, वो आपसे जुदा हो सकती है, आपका नोज आपसे जुदा नहीं हो सकता, आपका ईयर आपसे जुदा नहीं हो सकता, जूते आपके आपसे जुदा हो सकते हैं। तो इनटेंजिबल को क्या किया जा सकता है, शनाख्त की जा सकती है, क्योंकि ये सेपरेबल है, ऑर्गेनाइजेशन से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है इसको। ओके नेक्स्ट, बस ये बात खत्म होगी। इट विल इनिशियली बी रिकॉग्नाइज्ड, इट विल इनिशियली बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है इंटेंजिबल्स की, बोले लिखें,
और बायोलॉजिकल एसेट्स की इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, लेकिन इनकी किस पे होती है? कॉस्ट पे. सो इट इज इनिशियली मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट, विच कंप्राइज, बोले बोले क्या? विच कंप्राइज development cost of 9 million and trial run cost of 0.8 million, which comprise development cost of 9 million and trial run cost of 0.8 million. So the total cost is, so the cost is rupees 9.8 million. IS 38 prohibits the capitalization of research expenditure and trial run cost. And training. IS 38, अगली लाइन, IS 38 prohibits the क्या? Capitalization of research work and training. So rupees 4.5 and rupees 0.8 million respectively. So rupees 4.5 and rupees 8 million respectively. 0.5 million mother. Rupees 4.5 and rupees 0.5 million respectively will be charged to P&L. इसको कहाँ डाल देंगे? P&L में. और कुछ अमोर्टाइज करेंगे. अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना अमोर्टाइज करेंगे. तो लिखें इन SOCI an amortization expense of SOCI P&L in SOCI an amortization expense will be charged from October to December. ये लिखा करें, अरसा लिख के आया करें. In SOCI an amortization will be charged from October to December. कितने साल है लाइफ? इनटू वन 0.3. 0.35 लिख लें, आगे ब्रैकेट में कैलकुलेशन शो कर दे. ओके. पॉइंट 2, राइट टू मैन्युफैक्चर अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट अंडर अ पेटेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. मैंने किसी से राइट लिया 5 सालों के लिए. परचेज कब की है? 1 मार्च 11 को. कितने का? 17 मिलियन का. पेटेंट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 years. RI has the option to renew the patent for a further period of 5 years for a sum of 12 million. Okay. Original life? अच्छा, इसमें यूजफुल लाइफ उसने दी नहीं दी है? हाँ है दिए ये भी दिए मादरत. यूजफुल लाइफ भी दी है. अच्छा, ओरिजिनल लीगल लाइफ 5 years. कितने रुपए में? 17 मिलियन में. हमारा क्या ख्याल है कितना अरसा ये फायदा देगा? 10 साल. इसको यूजफुल लाइफ
RI has the option to renew the patent for a further period of for a sum of 12 million. तो रिन्यूअल कितने पे होनी है? 12 मिलियन पे। कितने अरसे के लिए? अब किस तरह लिखा करेंगे हम अपने समझने के लिए? लीगल लाइफ 5+5 अभी लिख लें फिर देखेंगे क्या करना है। और यूजफुल लाइफ 10। अब इस 5 को काट दें। ये तो अपने समझने के लिए ना, पेपर में भी देखते हैं कैसे लिखना है। पहले ये लिख के आया करें, राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, राइट टू मैन्युफैक्चर a product is an intangible asset. Right to manufacture a product is an intangible asset because no physical substance, वो छोड़ें परे बस। It will initially be measured. It will initially be measured at its cost. भाई पढ़ रहे हैं ना आप हजरात घरों में। It will initially be measured at its cost. प्लीज कोई भी लेक्चर छोड़िएगा ना, सुस्ती नहीं करनी, ईद के लिए नहीं छोड़ने, रह गए हैं तो ईद पे कर लें फिर। It will initially be measured at its cost of ₹17 million. Its original legal life is 5 years. And renewal cost and renewal period of 5 years will not be considered because बोले because renewal नहीं, renewal cost is not minimal, because renewal cost is not minimal. So though the useful life is 10 years, but we will amortize it at 5 years. That is the shorter one. So though the useful life is 10 years, but we will amortize it at 5 years. That is the shorter one. In SOCI, an amortization expense of rupees जी कॉस्ट क्या है? 17, लाइफ 5, नंबर ऑफ मंथ्स 10/12। क्या जवाब आ गया? क्या जवाब आ गया? 2.8. So amortization expense of rupees 2.8 will be charged to P&L. या फिर अगर पीछे से फिक्रा पढ़े थे तो बस विल बी चार्ज इन P&L.
व्यू तो नहीं आ रहा था ये? ओके चलें जी, होमवर्क डिस्कस करते हैं। अब ये अगले 2 पॉइंट कल करेंगे इंशाल्लाह। निकालें एमसीक्यूज IS-21 के। भैया IS-21 के नोट्स लाके देने हैं कुछ बच्चों को, उनको बुलाएं। अच्छा ये आखिरी एमसीक्यू बड़ा टफ था, बड़ा वो उसमें ना रिवर्स वर्किंग करके वो प्राइस एक निकालनी पड़नी थी, हो गया था माशाल्लाह। अच्छा चलें जी निकालें भाई। IS-21 के नोट्स कितने लोगों को चाहिए? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 3 कॉपीज ला दें। अच्छा जी 20-21 कल हो गए थे? जी 19 तो नहीं दिया था मैंने। 18 A Pakistan based company purchased a piece of land in Saudi Arabia for SAR 10 million on यकम अगस्त 2022। लैंड कब हमारे नाम ट्रांसफर हुई? यकम अगस्त 22। डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स ऑन वेरियस डेट आर एस फॉलोज। पीस ऑफ लैंड की प्राइस निकालनी है, लैंड किस पे रिकॉर्ड हो। ओ कितनी पेमेंट है टोटल? 10। उसमें से 3 मिलियन पहले दे दिए थे और 5 बाद में दिए और 2 बाद में दिए। बेहतर है इसकी मैं ज़रा जनरल एंट्रीज कर दूं, वरना थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाएगा आपके लिए संभालना वर्किंग करके। तो यकम मई को आपने जो पेमेंट की, अच्छा हुई में दे दें। एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, कितना एडवांस? उस दिन सऊदी रियाल कितने का है जी? जवाब हाथ खड़ा कर दें, इसको चाहिए नोट्स। 195। अच्छा जी यकम अगस्त को पीस ऑफ लैंड आ गया, लैंड डेबिट एडवांस क्रेडिट जी। एडवांस कितने से? कैश नहीं, फ्यूचर में हमें नहीं पता क्या रेट होगा। फ्यूचर में हमें क्या पता क्या रेट होगा। पेबल वन 713। अच्छा थोड़ा सा अगर आप शॉर्टकट देखें, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है और जनरल एंट्री नहीं करनी, तो थोड़ा सा फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर जहन पेपर में लड़ा लें, तो एडवांस तो 3 into 65 पे रिकॉर्ड हुआ होगा पहली एंट्री में, पेपर में ऐसे सोचना है 3 into 65 पे, और बाकी जो 7 है वो 74 पे। ये शॉर्टकट तरीके 713 निकालने का। क्योंकि देखें ना दूसरी एंट्री में हो क्या रहे, एडवांस को एज इट इज आप एसेट की कॉस्ट में डाल रहे हैं वो पुराने वाले रेट के ऊपर, और बाकी दोनों को फिर आप 74 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन इस तरह सोचना पता नहीं फिर मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कोई एमसीक्यू आता है जिसके लिए वर्किंग करनी पड़ती है। कई दफा चीज ना देखने में लेंथी नजर आ रही होती है, लेकिन उसकी आदत इतनी पड़ गई होती है कि वो लेंथी होती नहीं, आपको फील हो रही होती है, क्योंकि वो आप जल्दी कर सकते हैं पेपर में। और सोल्यूशन आईकैप का आया होता है वो बड़ा शॉर्टकट होता है, वो देखने में आंखों को तो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो दिमाग उस पर उतना ही लग जाता है जितना शॉर्ट इस तरीके से आपने ऑलरेडी जल्दी पहुंच जाना था। भले बहरहाल वो तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा अगर कभी शॉर्टकट लगाना पड़ा और उससे आदी हो गए तो वो फिर शॉर्टकट तो वही है, जाहिर सी बात है, उसको तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो एडवांस इस प्राइस पे जाते हैं एसेट की कॉस्ट में, बाकी तो फिर पेएबल्स वाले सारे 74 है।
Which of the following is correct? An entity can have only one presentation currency. Can have more one presentation currencies. Can have only one का मतलब only एक एंटिटी की एक प्रेजेंटेशन करेंसी है, ये बात तो समझ आ रही है. एन एंटिटी हैव ओनली, कैन हैव ओनली वन, तुम्हारी एक ही प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है. कैन हैव ओनली वन, फिक्रा गलत है ना. ये लिख सकते हैं आप कि एन एंटिटी इज यूजिंग वन प्रेजेंटेशन करेंसी, ये समझ आ रही है बात. एन एंटिटी विल कैन हैव ओनली वन, कैन हैव ओनली वन, तो गलत बात है ना. मे हैव मोर देन वन. अ करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी इज कॉल्ड एज, ये बात तो सही है. अच्छा 16 आपको नहीं दिया था अभी. नॉन मनी आइटम्स की जब भी फेयर वैल्यू निकलेगी उनको आपने लेटेस्ट रेट के ऊपर लाना है. ऐसे ही किस दिन? ईयर एंड पे, ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन डेट. जब भी आप उसकी फेयर वैल्यू निकालें, कई दफा ऑर्गेनाइजेशन 6-6 महीने बाद अकाउंट्स क्लोज कर रही होती हैं, तो जब भी उसकी फेयर वैल्यू निकालें, ये नहीं लिख के आना कि नॉन मनी आइटम्स को आपने ईयर एंड पे फेयर वैल्यू लाना है. नॉन मनी आइटम्स को आपने कब कब फेयर वैल्यू पे लाना है? जब जब आप उसकी, सॉरी, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को कब आपने एक्सचेंज रेट्स लेटेस्ट के ऊपर लाना है? जब भी उसकी फेयर वैल्यू निकालें, जब भी उसकी फेयर वैल्यू निकालें. और यही हमने समरी में भी डाला हुआ था ताकि गलती ना होती आपसे. Retranslated exchange rate prevailing at the date when the fair value is determined. Prevailing at year end नहीं लिखा हुआ. जब कई ऑर्गेनाइजेशन 6-6 महीने बाद भी अकाउंट्स क्लोज करती हैं. भाई वो तस्वीरें कल भाई आपने भेजी थी. विच ऑफ द फॉलोइंग और नॉन मनी. ट्रेड पेबल्स तो मनी आइटम है, पेबल है ना, ट्रेड पेबल क्रेडिटर. राइट ऑफ यूज, ये नॉन मनी. आपको लॉजिक तो समझ नहीं आएगी, लेकिन ये मैंने नॉन मनी में यहां डाला हुआ था क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं हुआ ना IFRS 16, तो ये नॉन मनी है. और उसके बाद एडवांस टू सप्लायर. एडवांस टू सप्लायर के बाद अब ये रिसीवेबल है या राइट टू रिसीव गुड्स है? तो राइट टू रिसीव गुड्स नहीं है, तो डेट्स व्हाई इट इज अ नॉन मनी. आगे लीज लायबिलिटीज, डेट इज अ मॉनेटरी आइटम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी इंडिकेटर. प्राइमरी कौन सा नहीं है? ये तो प्राइमरी है पहले वाला, दूसरा वाला प्राइमरी नहीं है, तीसरे वाला है, चौथे वाला भी है. Which of the following is correct in accordance with IAS 21? Functional currency and presentation currency must be same. नहीं, must be same तो नहीं, may be same, may not be same. Functional currency and presentation currency must be different. नहीं 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 नहीं, must be different तो नहीं. अगर एक पाकिस्तान की कंपनी है रॉयल फैन, उसकी सेल भी पाक रुपीज में हो रही है और वो P&L भी पाक रुपीज में बना रही है, क्या मसला है? मस्ट बी डिफरेंट तो नहीं, मे बी डिफरेंट, मे बी सेम, ये भी गलत है. फंक्शनल करेंसी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सही है बात, एनवायरनमेंट. फंक्शनल करेंसी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू फंक्शनल करेंसी ऑफ पेरेंट एंटिटी. ऐसी तो कोई बात नहीं है. पेरेंट एंटिटी होती है जिसने हमारे शेयर खरीदे हो, उसकी फंक्शन. हर कंपनी अपनी फंक्शनल करेंसी अलग अलग देखेगी या अपनी पेरेंट कंपनी की देखेगी? अलग अलग देखेगी. ये वाला दिया हुआ था. इन IAS 21 which of the following is correct? Exchange gain and loss arising on the retranslation of money items, debtor creditor, are recorded in OCI, na, are recorded in P&L. Non-money items carried at fair value,
non-money items carried at fair value. जो हमने सवाल किया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, $50 की प्रॉपर्टी और $300 का, और ईयर एंड पे यही $50 की प्रॉपर्टी हो गई $70 की और डॉलर हो गया $302 का. Non-money items carried at fair value are retranslated at the date when the fair value was determined. Yes, these are retranslated. Intangible is money item. No, intangible is intangible. PP, inventory are non-money. Non-money items carried at cost are retranslated at the reporting date. No. If non-money items are carried at cost, then these are not retranslated. बल्कि अगर fair value पे हो तो retranslate करना है. ये देखिए, नॉन मनी आइटम्स, इनिशियल मेजरमेंट एट स्पॉट रेट, और बस उसको उन्हीं को अपने हाल पे छोड़ देते हैं, बाद में रीमेजर का कोई तस्वुर नहीं है. नॉन मनी को इनिशियल मेजर करके स्पॉट रेट पे छोड़ देते हैं, बाद में रीमेजर नहीं किया जाता. लेटर नो, तस्वीर खींचो, लेटर नो री मेजरमेंट, ये तो पता ही है वैसे आपको. लेटर नो रीमेजरमेंट, इसके बाद उनको रीमेजर नहीं किया जाता. क्लियर? ओके. लेकिन अगर किस में हो, फेयर वैल्यू पे, फिर उनको रीमेजर किया जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मनी आइटम? इसमें से कुछ चीजें हमने पढ़ी नहीं हुई. डेफर टैक्स लाइबिलिटी मैंने क्रैम करवाया था आपको. डेफर टैक्स लाइबिलिटी तो भी हमने पढ़ी नहीं हुई. डेफर टैक्स लायबिलिटी, तो ये तो नॉन मनी में है, इसलिए हमने देखा है कि हमें लॉजिक नहीं पता इसकी, क्योंकि अभी हमने आईएसएल नहीं पढ़ा. हमने मनी टिक करने हैं. एडवांस पेड, एडवांस पे किया, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, तो राइट टू रिसीव गुड्स, तो फिर नॉन मनी. मनी आइटम, इनकम टैक्स तो कैश में पे करना है गवर्नमेंट, सो दैट इज मनी आइटम. ये तो नहीं दिया था 9, दिया था. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या पीपीई है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. मून लिमिटेड फंक्शनल करेंसी इज पाक रुपीज. मून लिमिटेड की फंक्शनल करेंसी पाक रुपीज है. It bought a property in New York for $5 million on 2 July 2019. 20% amount was paid immediately and the remaining is to be paid on 31 October 2019. Moon Limited financial year end on 30 September each year. 2 जुलाई, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर. 31 अक्टूबर तो अगले साल का रेट है. फेयर वैल्यू द प्रॉपर्टी इज 30 सितंबर. प्रॉपर्टी खाली पड़ी है और हमने किस लिए रखी हुई है? कि इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होगी, यानी इसकी कीमत बढ़ेगी. एंड हैज ए यूजफुल लाइफ ऑफ 50 years. आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं. अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो फिर डेप्रिशिएट नहीं करेंगे. अच्छा जी, हमने प्रॉपर्टी किसने खरीदी है? 2 जुलाई को. कितने की? $5 million की. 25% पेमेंट अभी होगी या बाकी बाद में होगी? वर्किंग कर लें साथ ही. 25% पेमेंट अभी होगी, 1.25 $1.25 million और 5 into $1 million. Clear? Total is $5 million. Okay, let's move next. 2 जुलाई 19 को मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट
कैश और पेएबल, कैश कितना और पेएबल, रेट 2 जुलाई का 160 20 बैलेंसिंग असल में इसमें ना एडवांस नहीं था, तो आप प्रॉपर्टी को स्पॉट रेट पे भी रिकॉर्ड कर सकते थे। देखें कैसे, या $5 इंटू 164। जब कभी एडवांस ना हो तो प्रॉपर्टी को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड किया जा सकता है। आगे चलें। बकाया पैसे अगले साल पे करने हैं, तो इसलिए पेएबल को ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारें। 3.75। अगले साल का रेट नहीं उठाना माय डियर, मुझे क्या पता अगले साल का रेट क्या है, हमारे साल के एंड पे रेट क्या है 158। जी जवाब बताएं। 590 वर्सेस जी। आप बताएं अगर मेरी लायबिलिटीज, तो ये किस चीज की बात है, खुशी की बात है। लायबिलिटीज कम हो रही है ना, तो खुशी की बात है। पेएबल, एक्सचेंज गेन इन P&L जी। $22.5। 30 सितंबर 2019, जुलाई अगस्त, 3 महीने बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, 3 महीने बाद हमारा साल ही खत्म हो गया। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टी अकाउंट बनाएं। एडिशन किस पे रिकॉर्ड की है 820 पे, और ईयर एंड पे फेयर वैल्यू 5.1 मिलियन डॉलर, ज़रब 158। 80 गेन लॉस आ रहा है कितना 14 जी। एंट्री बताएं। नहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट तो नहीं, नहीं किसका दूसरा है, कौन सा, पहला वाला तो रिकॉर्ड कर लिया ना, पेबल का तो रिकॉर्ड कर लिया ना, तो बस उसी का बताना है ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 14.2। अब सवाल की रिक्वायरमेंट्स। At which amount the property shall be presented in balance sheet? 80। What is the total charge, खर्चा या क्रेडिट खुशी in P&L? What is total खर्चा / खुशी, नेट करो दोनों को। चार्ज मींस खर्चा, क्रेडिट मींस खुशी, नेट करो दोनों को और P&L में बताओ। खर्चा कितने 14.2 और खुशी कितनी है नेट करेंगे तो क्या बचेगी 8 चलें ठीक है। अभी आज तो होमवर्क को ऐसा हम कोई नहीं देंगे आपको, इसी को आप दोबारा अच्छे तरीके से करिएगा।